हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वह इकाई 6 रेखीय समीकरण। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 6। तो दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि जितने भी प्रश्नावली हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें से हमको दक्षता अभ्यास में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए होते हैं। तो सभी टॉपिक्स से आपको दक्षता अभ्यास में सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। तो दक्षता अभ्यास जो होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रकार के सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दक्षता अभ्यास के सभी सवाल। यहाँ पर आपको सभी सवाल स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर इस समीकरण को हल करना है। चलिए इस समीकरण को यहाँ पर अब इसको हल करना है। 1/3 को ऐसे लिख लेंगे, यक्स बराबर, इधर 6 लिखा है इसको लिख देंगे, इस 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये +5 है, इधर आएगा तो -5। ठीक है, पहला स्टेप आपको आ गया होगा समझ में। अब से एक बार समझिए, 1/3 यक्स लिखा है, +5 बराबर 6। तो यक्स वाले पद को बराबर के एक तरफ रखना है, और उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर नॉर्मल संख्याएं हैं जिनके साथ यक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है उसको बराबर के दूसरे तरफ यहाँ पर रखना है। तो 1/3 यक्स को इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर ये 6 इधर ही है और ये +5 है, इधर जब बराबर के आएगा दाहिने तरफ तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के दाएं या बाएं अगर किसी भी हम संख्या को पक्षांतर करते हैं तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अगर जोड़ है तो घटाना हो जाएगा, घटाना है तो जोड़ हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ था, इधर आएगा तो घटाना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। तो 1/3 यक्स बराबर 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यक्स/3। तो यक्स बराबर 1, इस 3 को अब पक्षांतर करेंगे इस तरफ। ठीक है, इस 3 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे 3 हो जाएगा। तो या यक्स बराबर 3 आ जाएगा, और यक्स बराबर 3 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया, और बहुत ही आसान यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, और घबराने वाली बात तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी सवाल है वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए हम हैं। ठीक है, हम आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। जितना छोटा से छोटा इसका रूप हो सकता है वो हर चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो अब चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है 0.6 -1.2 यक्स + 3 बराबर -3। तो यक्स वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए 0.6 ऐसे लिख लेंगे, -1.2 यक्स ऐसे लिख लेंगे, बराबर ये 3 माइनस ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, और इस 3 को अभी केवल इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, पहला लाइन आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं दूसरा लाइन यहाँ पर 0.6 -1.2 यक्स बराबर, दो समान चिन्ह हमेशा जोड़ लिए जाते हैं और दो विपरीत चिन्ह हमेशा घटा लिए जाते हैं। तो दो समान चिन्ह इसको जोड़ लीजिए, -3 तो -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर -1.2 यक्स बराबर -6 ऐसे ही है। अब देखिए इस पूरे पद को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के साथ है, इधर आएगा तो -0.6 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको लिखेंगे -1.2 यक्स बराबर, माइनस में दोनों है तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6.6, और यक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो यक्स बराबर -6.6 बटे -1.2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या यक्स बराबर, यहाँ से दशमलव भी अब यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद है। इस दशमलव को इधर पक्षांतर कर दीजिए और इस दशमलव को यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको हो जाएगा
66/12। ठीक है, 66/12 आ गया। 12 से इसको काट देंगे तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, फिर यहाँ बचेगा 6, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 12 पंचे 60। तो यक्स का जो वैल्यू आ गया, यक्स बराबर 5.5, और यही यक्स बराबर 5.5 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल अब हल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पर दिया 3/7 यक्स माइनस 5 बराबर 3 माइनस x/7 दिया है। इसको चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं। यक्स वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 3x/7। इस पूरे पद को x/7 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस x/7 बराबर 3 है, इसको लिखेंगे। और इस 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब दो भिन्न का हर समान रहता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं और इसके अंश को यहाँ पर हल कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 7 और 3x प्लस x, तो 3x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x/7 बराबर 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 4x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 × 7, तो 4x बराबर 8 7 56, तो यहाँ पर x बराबर 56/4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 14 आ गया, x बराबर 14, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और ये आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है, इस समीकरण को हमको हल करना है। चलिए इसको भी यहाँ पर हल करते हैं। तो कोष्ठक के बाहर अगर कोई भी संख्या है तो इसका मतलब कि उस संख्या का गुणा कोष्ठक के अंदर सभी पदों में हमको करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 और यक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15 यक्स, माइनस है, माइनस लिखेंगे, 3 7 21 प्लस, अब दूसरा यहाँ पर पद दिया है, इसको हल करेंगे तो 2 9 18 यक्स, और यहाँ पर प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर, यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 8 32, और यक्स है तो यक्स को लिख लेंगे, और माइनस 4 7 28। ठीक है, और ये -5 ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो ये कोष्ठक है, कोष्ठक के अंदर सभी पदों में यहाँ पर गुणा हो गया है। अब यक्स वाले पद को एक तरफ करना है, और जो नॉर्मल संख्या है जिनके साथ एक्स वाई जेड नहीं है उनको एक तरफ यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15x, और देखना है यक्स वाले पद यहाँ पर हैं तो 18x प्लस 18x, और इस 32x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये +32 है, इधर आएगा तो -32x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये -28 और -5 यहाँ पर ऑलरेडी है। इस 22 को और इस 21 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये 21 इधर माइनस के साथ है, इधर आएगा तो +21 और +22। ठीक है, जो भी यहाँ पर वर्क किया गया है उसको समझिए। 15x ऐसे है, इसको लिख लेंगे 15x, और देखिए 18x इसको एक तरफ लिख लेंगे 15x के साथ, x वाले पद को एक तरफ किए हैं और जो नॉर्मल संख्या हैं उनको बराबर के दूसरे तरफ किए हैं। और यहाँ पर देखिए ये 32x इधर प्लस के साथ था, इधर आएगा तो -x, और इन दोनों को ऐसे उतार लिए हैं। ठीक है, -28 और -5, इस 21 को इधर जब भेजेंगे तो ये माइनस के साथ इधर है, इधर आएगा तो +21, ये 22 इधर माइनस के साथ है, इधर आएगा तो +22। अब यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, जोड़ना है यहाँ पर तो 5 8 13 के 3 और हासिल 1 1 1 2 और हासिल 1 3, तो 33x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को केवल जोड़े हैं, 33x माइनस 32x बराबर, इधर देखिए ये दोनों आपस में जोड़ लिए जाएंगे, तो 28 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 28 5 33 माइनस के साथ,
ठीक है, 28 5 33 माइनस के साथ और प्लस इधर अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 2 4 43 हो गया। ठीक है, 2 2 4 और 2 1 3 43 हो गया। अब यहाँ पर इसको फिर से सॉल्व करिए तो 33x में से 32x जब घटाएंगे तो केवल और केवल एक x बचेगा और एक x को हम x ही लिखेंगे। x बराबर 43 में से 33 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 और 4 में से 3 गया 1, तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, x बराबर 10 और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पर सवाल देखकर पहले होपलेस नहीं होना कि सवाल बहुत बड़ा है या सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है। कठिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आराम से पहले सवाल को समझना है और इसको यहाँ पर हल करना है। अगर नहीं आएगा तो हम हैं। और गणित को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अधिक मजबूत करने के लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा खुद से ही। तो आपके बुक में उदाहरण भी दिए होते हैं। उदाहरण जो होता है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए अगर आप उदाहरण पहले लगा लेते हैं अभ्यास को सॉल्व करने से पहले, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उदाहरण से ही प्रश्नावली में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या क्या है या वह संख्या बताइए। तो चलिए अब इस सवाल को भी यहाँ पर हल करते हैं। तो जब वह संख्या हमको नहीं पता तो माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x, वह संख्या बराबर कितना है x मान लिए। ठीक है, क्योंकि वो संख्या हमको पता ही नहीं है, वो संख्या पता होता तो यहाँ पर ये सवाल आसानी से आपका लग जाता या लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब उस संख्या को ज्ञात करने के लिए किसी संख्या के 5 गुने, तो वह संख्या अगर x है तो x का 5 गुना 5x से उसका 3 गुना मतलब 3x, इसी संख्या का 5 गुना मतलब 5x और इसी संख्या का 3 गुना मतलब 3x घटाने पर, तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह, घटाने पर जो इसका शेषफल है वो 18 तो बराबर 18। ठीक है, क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में। माना वह संख्या बराबर x और देखिए ध्यान से देखिएगा 5 गुने से, तो यहाँ पर अगर 5 गुना करेंगे x का 5 गुना तो 5x, उसका 3 गुना तो 3x घटाने पर तो माइनस चिन्ह बराबर 18। यहाँ पर 5x माइनस 3x बराबर 18। अब इसको घटा दीजिए यहाँ पर, तो 5x में से जब 3x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 18 और x बराबर यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 18 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, x बराबर 9 और यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या 9 होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 9 होगी और ये आपका राइट आंसर है। किसी संख्या के 5 गुने से, तो चलिए यहाँ पर इसका जो आंसर का जांच है उसको चेक किया जाए। तो किसी संख्या के 5 गुने मतलब वो संख्या का 9 हमको प्राप्त हो गया, तो 9 का 5 गुना 45, उसका 3 गुना घटाने पर इसका 3 गुना तो 9 तिरिक 27। ठीक है, इसका 5 गुना ये है, इसका 3 गुना ये है। इसमें से इसको घटाने पर शेषफल जो है वो 18 आता है, तो 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, तो 18 यहाँ पर आ गया। तो अतः वह संख्या क्या है, 9 है। 9 का 5 गुना में से 9 का 3 गुना घटा देने पर 18 शेषफल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते, इसीलिए निकालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत दिया है। ठीक है, क्रमागत मतलब कि क्रम के अनुसार, जैसे यहाँ पर क्रमागत का तात्पर्य है 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है, क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब क्रम से है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, इसी प्रकार से क्रमागत इसी को कहते हैं। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल,
तो क्रमागत विषम संख्या अगर यहाँ पर हम ज्ञात करें तो पहली क्रमागत विषम संख्या जो होती है वो आपकी यहाँ पर होती है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 ये पहली क्रमागत विषम संख्या है। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? 2x प्लस 3। तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? 2x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए विषम क्यों है? यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, फिर आगे 7 आएगा, 9 आएगा, इस प्रकार से ये सभी क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्रमागत विषम संख्या पूछा गया है तो 2 ही क्रमागत विषम संख्या यहाँ पर लेंगे और 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उनके अंतर का 6 गुना है। इनके अंतर का 6 गुना मतलब यहाँ पर 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें से हम इसको घटाएंगे। अगर इसमें से इसको घटाने लगेंगे तो ये पूरा जो इसका सोल्यूशन होगा वो माइनस में आने लगेगा। ठीक है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। ये 3 जो है ये बड़ा है और 1 क्या है? छोटा है। तो 3 में से ही हम यहाँ पर 1 को घटाएंगे। अब इनका क्या है? 6 गुना, तो 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसको चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 कोष्ठक को केवल यहाँ पर खोल दिए हैं और यहाँ पर अब क्या करें? इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहले 6 को ऐसे लिख लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं, इसके अंदर के सभी पदों को। तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और ये माइनस 2x और माइनस प्लस का -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2x तो 4x प्लस 3 और 1 4 बराबर 6। कोष्ठक में अब क्या हो जाएगा? 2x में से 2x गया तो 0 हो गया और 3 में से जब 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और इनके बीच में अब कौन सा चिन्ह? गुणे का चिन्ह यहाँ पर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर 6 दूनी 12। इस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -4। 4x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा 8/4। इस 4 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो यह 8 के बटे में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 या x बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। तो x बराबर 2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या तो ये है, पहली विषम संख्या, और ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या ये है। ठीक है, तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। और कैसी है? तो विषम है और क्रमागत भी है। तो पहली संख्या यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहली संख्या बराबर 2x प्लस 1 इक्वल यहाँ पर क्या होगा? तो x के जगह पे 2 रख देना है, तो 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 2x प्लस 3, तो 2 गुणे x के जगह पे 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7। दूसरी संख्या 7, पहली संख्या 5, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली विषम संख्या 5 हो गया और दूसरी विषम संख्या 7 हो गया। ठीक है, तो यही दोनों यहाँ पर हमको ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान में और 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कुल कितने फूल चुने थे? तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए चलिए सवाल को हल करते हैं। और सवाल देखकर तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सवाल बहुत लॉन्ग है या सवाल बहुत कठिन है। जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है उतने ही शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें क्वेश्चन में ही दे दी जाती हैं
और इसके बाद हमको जब सोल्यूशन करना होता है तो बहुत ही आसानी से इसका सोल्यूशन यहाँ पर हल होता है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है उसने कुल कितने फूल चुने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कुल फूल या कुल फूलों की संख्या, माना कुल फूलों की संख्या बराबर यक्स, कुल फूलों की संख्या बराबर यक्स, यक्स फूल उसने लिया था। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उसने कुल कितने फूल लिया, और जितना भी फूल लिया उसमें से 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/18 भाग और अंत में 1 फूल उसने सबको भेंट किया। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले उसने जो फूल है उसको क्या किया, 1/2 भाग माली को। तो यहाँ पर लिखेंगे माली, ठीक है, माली प्लस, और यहाँ पर 1/4 भाग फूलदान। तो फूलदान में और माली को, ठीक है, प्लस 1/6 भाग अपने पुत्र को। तो पुत्र को प्लस 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष 1 फूल जो है वो अपनी पत्नी को। तो पत्नी को बराबर कितने के है, यक्स फूल के है। यक्स फूल में से माली को दिया गया है, फूलदान में पुत्र को, पुत्री को और पत्नी को। कितने फूल में से, तो यक्स फूल में से ही इन सभी को दिया गया है। तो जितने भी फूल सबको दिए गए हैं उन सभी फूलों को एक साथ अगर हम जोड़ लें और उसको बराबर यक्स लिख लें और इसको हल कर दें तो इसका आंसर जो है वो हमको पता चल जाएगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माली को इसने कितना भाग इसमें से दिया, तो 1/2 भाग माली को। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 यक्स प्लस फूलदान में, तो फूलदान में 1/4 भाग, तो 1/4 यक्स, ठीक है, प्लस पुत्र को कितना दिया, तो 1/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6 यक्स प्लस पुत्री को कितना दिया गया, तो 1/18, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/18 यक्स प्लस पत्नी को 1 फूल दिया और ये सब बराबर किसके हो जाएगा, यक्स के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। माली को 1/2 यक्स, फूलदान में 1/4 यक्स और पुत्र को 1/6 यक्स, पुत्री को 1/18 यक्स और पत्नी को 1 फूल दिया, और ये टोटल जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो यक्स के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी का हमको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2, 4, 6 और 18 का एलसीएम चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 2, 4, 6 और 18 का 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9। फिर 3 से काट देंगे तो यहाँ पर सभी संख्याएं जो हैं वो कट जाएंगी। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, तो एलसीएम यहाँ पर आपका आ गया 36, ठीक है, एलसीएम आ गया 36। अब यहाँ पर देखिए 2 से इसमें भाग देना तो 18 आएगा, ठीक है, और 18 एकम 18 यक्स प्लस 4 9 36 और 9 एकम 9 यक्स प्लस 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 6 जब यहाँ आएगा 6 एकम 6 यक्स प्लस 18 दूनी 36 और 2 एकम 2 यक्स और प्लस यहाँ पर 1 अगर इसके बटे 1 मान ले तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 से भाग देना 36 में, तो 36 एकम 36 और 36 एकम यहाँ ऊपर हो जाएगा 36 बराबर यहाँ पर आपका दिया गया है यक्स, इसको लिखेंगे यक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब से एक बार समझ लीजिए 2, 4, 6, 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के तत्पश्चात यहाँ पर 36 आया तो 2 से यहाँ पर टेबल काउंट करेंगे तो 18 दूनी 36 और 18 एकम 18 यक्स, यहाँ पर 4 9 36 और 9 एकम 9 यक्स, 6 में 6 के 36 और 6 एकम 6 यक्स, फिर यहाँ पर 18 है तो 18 दूनी 36 और 2 एकम 2 यक्स,
और यहाँ पर अगर इसके बटे 1 मान ले तो 1 से यहाँ पर 36 में तो 36 हो जाएगा, और 36 से कम 36 को ऐसे लिख लेंगे बराबर यक्स। अब ऊपर जो भी संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 18 में अगर 9 जोड़ लें, ठीक है, तो 18 9 यहाँ पर हो जाएगा 27, और 27 में जब 6 जोड़ेंगे तो 33 होगा, और 33 में जब जोड़ देंगे 2 को तो 33 2 35 यक्स, ठीक है, 35 यक्स और प्लस 36 बराबर यक्स इधर है और ये 36 इधर है, ठीक है, तो यक्स गुणे 36 बराबर 36 यक्स। अब से समझिए यक्स यहाँ पर था, इस 36 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 36 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर बराबर के इस तरफ ले जाएं तो 35 यक्स माइनस 36 यक्स बराबर, इस 36 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। अब से समझिए इस चीज़ को, 35 यक्स ऐसे था, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, और इस 36 यक्स को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के साथ था इधर, और इधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, और ये प्लस 36 इधर प्लस के साथ है, इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। 35 यक्स में से 36 यक्स गटाएंगे तो माइनस यक्स बचेगा बराबर माइनस 36 बचेगा। तो यक्स का जो वैल्यू आ गया यक्स बराबर 36 यहाँ पर आ गया, यक्स बराबर 36, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर कितना आ गया 36, और यक्स बराबर 36 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। और यक्स का वैल्यू ही यहाँ पर हमको ज्ञात करना था। कुल कितने फूल चुने थे, तो कुल 36 फूल यहाँ पर चुने गए थे, जिसमें से यहाँ पर माली को फूलदान में, पुत्र को, पुत्री को और पत्नी को इसी में से दिया गया था, ठीक है। तो 36 फूल यहाँ पर टोटल थे। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है माना रबिया की आयु, ठीक है, रबिया की आयु। तो रबिया की आयु यहां पर हमको नहीं पता है, इसको मान लेंगे यक्स वर्ष, यक्स वर्ष, ये रबिया की आयु हो गई। अब यहां पर एबी की आयु, एबी की आयु, एबी की आयु बराबर, देखिए 2 वर्षों का क्या है अंतर है, तो यक्स माइनस 2 वर्ष। रबिया की आयु यक्स वर्ष और एबी की आयु जो है वो यहां पर देखिए लिखा प्रश्न में, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। तो अगर रबिया की आयु यक्स वर्ष है तो एबी की आयु यक्स माइनस 2 वर्ष यहां पर हो जाएगी। अब आगे प्रश्न में है कि यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो, ठीक है, तो एक तरफ यहां पर आपको लिखना है रबिया की आयु और एक तरफ लिखना आपको एबी की आयु, एबी की आयु। अब यहां पर देखिए रबिया की जो आयु है वो आपका यक्स वर्ष है, एबी की आयु जो है वो यक्स माइनस 2 वर्ष है। अब यहां पर देखिए यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में, तो इसका हम क्या कर दें 2 गुना कर दें, ठीक है, 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो माइनस 6, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर ये चीज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, रबिया की जो आयु है वो यक्स वर्ष है, एबी की जो आयु है वो यक्स माइनस 2 वर्ष है, लेकिन इसके 2 गुने में, ठीक है, माइनस 6 वर्ष क्या है कम है, तो दोनों की आयु यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे यक्स बराबर, और यहाँ पर इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 का गुणा यक्स में 2 यक्स माइनस 2 दूनी 4, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 6 दिया है, या यक्स बराबर इधर हो जाएगा 2 यक्स और माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ यक्स माइनस 2 यक्स बराबर माइनस 10।
ठीक है, आया कि नहीं समझ में? यहाँ पर देखिए ये 2x प्लस के साथ था, इसको इधर भेजेंगे तो -2x बराबर -2x में से x घटाएंगे तो -x बराबर -10। -x बराबर -10 है, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए दोनों की आयु हमको ज्ञात करनी है, तो पहले यहाँ पर ज्ञात करेंगे रबिया की आयु। रबिया की आयु यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो रबिया की आयु यहाँ पर x माने थे, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 10 वर्ष, तो रबिया की जो आयु है वो 10 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। रबिया की आयु कितना 10 वर्ष। अब AB की आयु अगर याद करना हो, AB की आयु, तो AB की आयु यहाँ पर माने थे x -2 वर्ष, x -2 वर्ष, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 10 -2, 10 में से 2 घटा दीजिए 8 वर्ष हो जाएगा। तो AB की आयु यहाँ पर 8 वर्ष और रबिया की आयु यहाँ पर 10 वर्ष आ गया, और यही दोनों चीज यहाँ पर हमको बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा इसके पुत्र की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यहाँ पर लिखना है आपको। पुत्र की आयु यहाँ पर x वर्ष, पुत्र की आयु x वर्ष। अब यहाँ पर अगर पिता की आयु हमको लिखना हो, पिता की आयु, तो पिता की आयु बराबर 4x वर्ष। पिता की आयु इसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की आयु कितनी है 4 गुनी है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष है, तो पिता की आयु 10 चौक 40 वर्ष हो जाएगी। अगर पुत्र की आयु 5 वर्ष है, ठीक है, अगर पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो पिता की आयु जो है वो 20 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी, 5 चौक के 20 वर्ष। अब यहाँ पर आगे प्रश्न में है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, तो एक तरफ यहाँ पर आपको लिखना है पिता की आयु, पिता की आयु, और यहां पर लिखना है आपको पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो पिता की जो आयु है वो कितना है 4x, पुत्र की जो आयु है वो x है। ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो इसमें भी +6 और इसमें भी +6। ठीक है, तो ये 6 वर्ष बाद। अगर इस प्रकार से प्रश्न दिया रहा है कि 5 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद, तो दोनों पक्षों में हमको क्या करना पड़ेगा, उतने ही वर्ष हमको यहाँ पर जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर 4x इसके पिता की आयु थी और x वर्ष जो पुत्र की आयु थी, और 6 वर्ष बाद के बाद यहाँ पर बात की जा रही है, तो दोनों में +6 हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने, इसका 2.5 गुना हमको करना है, तो 2.5 गुना मतलब 5/2। ठीक है, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 या 2.5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, +6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतना चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण है वो बन गया है। अब इस समीकरण को हल करना है, और इस समीकरण को हल करने के बाद दोनों की वर्तमान आयु हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x + 6 बराबर, अब यहाँ पर इसका गुणा सभी पदों में कर देते हैं। तो 5 का गुणा x में 5x + 5 × 30 और बटे 2 + 6। ठीक है, यहाँ पर आया कि नहीं समझ में पहला लाइन। 5 का गुणा x में, तो 5x बटे 2 हो जाएगा, फिर 5 × 30/2, तो इसको एक साथ लिख दिए हैं 5x + 30/2। अब इसके आगे जो पद है वो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x + 6 बराबर 5x + 30। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, और +6 यहाँ पर इस प्रकार से दिया। अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो 5x + 30
प्लस 2 छक 12 बटे 2। ठीक है, आए कि नहीं समझ में। इसके बटे अगर 1 मान लें तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, इसका गुणा इसके साथ यही पद आ जाएगा और प्लस 2 छक 12 बटे 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 6 बराबर 5x, ऐसे है इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आ रही होंगी समझ में। अब इसके आगे का जो यहाँ पर पद होगा इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, इस 2 को इधर इसके साथ गुणा कर देते हैं तो 2 चौके 8x प्लस 2 छक 12 बराबर 5x प्लस 42। अब यहाँ पर इसके आगे देखते हैं कि क्या आएगा। तो 8x इधर है और 5x इधर है, इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो 8x यहाँ है, इसको अगर इस 5 को इधर भेजेंगे तो 8x में से 5x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर, देखिए आपसे समझिए 8x यहाँ है और 5x यहाँ है, 5x को इधर लिखेंगे तो माइनस के साथ 8 में से 5 गया 3x और बराबर 42 इधर है और इस 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 42 में से 12 को घटा देंगे तो आएगा 30। तो या x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो 30 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दाहियम 30, या x बराबर 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर पुत्र की आयु यहाँ पर कितना आ गया 10 वर्ष, तो पुत्र की आयु यहाँ पर अगर है x वर्ष तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ये हो गया पुत्र की आयु। पिता की आयु यहाँ पर 4x लिखा है ना, तो 4x मतलब 10 चौक 40 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से x बराबर 10 वर्ष लिखना है और पुत्र की आयु x बराबर 10 वर्ष और पिता की आयु 4x बराबर 40 वर्ष आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबाई भी यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है। ठीक है, x इसको मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रश्न पढ़िए, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को मान लेंगे x। अब यहाँ पर लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, आयत की चौड़ाई जो है उसको x माने हैं और लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है क्या लंबाई, तो जब इससे अधिक है 5 सेंटीमीटर तो x प्लस 5 हो गया। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर आपको लिखना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर 26 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके दिया है, तो 26 के ही दिया है। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। तो 2 कोष्ठक में लंबाई आपका दिया है x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस चौड़ाई आपका दिया है x बराबर 26 और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2 कोष्ठक में 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 26। अब इसका गुणा कर लीजिए सभी पदों में, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 पंचे 10 बराबर 26 और यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो 4x बराबर यहाँ पर 26 है और इस 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। 26 प्लस के साथ है, इस 10 को इधर भेजेंगे तो 26 माइनस 10, तो 26 माइनस 10 बराबर 16 और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा आपका 16 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौक के 16, या x बराबर यहाँ पर आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो
तो जब x बराबर 4 आ गया तो यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है उसको ज्ञात करेंगे। तो आयत की चौड़ाई तो x माने थे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही इसका डिस्टेंस यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आयत की लंबाई देखेंगे, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना माने थे, x प्लस 5, x प्लस 5, x का मान कितना आया 4 और प्लस 5, तो 4 प्लस 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। क्या आ गया, लंबाई आ गया, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर इसका लंबाई, यही यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x - 1 सेंटीमीटर है तथा उसके सामने की भुजा 4x - 6 सेंटीमीटर है, तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उनको समझने की आवश्यकता है। एक भुजा जो है वो 2x - 1 सेंटीमीटर है और उसके सामने की भुजा 4x - 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, पहली भुजा बराबर किसके हो जाएगी, पहली भुजा बराबर उसके सामने की भुजा हो जाएगी, सामने की भुजा। दो भुजाएं यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज एक समांतर है अगर, तो समांतर चतुर्भुज में इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पर बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज है तो इसमें जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या, समांतर हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से भी हो सकता है, या ये समांतर चतुर्भुज आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। और समांतर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर होगा और ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा, इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में मान लीजिए एक भुजा जो इसका दिया गया है वो आपका दिया गया है 2x - 1 दिया है, तो इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4x - 6 ये वाला भुजा दिया गया 4x - 6, तो इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा, तभी ये समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बराबर ये लाइन और इसके बराबर ये लाइन एक दूसरे के समांतर होगा। तो पहली भुजा मतलब एक भुजा अगर आपको यहाँ पर दिया गया तो इसके सापेक्ष ये भी भुजा है, तो 2x - 1 अगर इधर है तो 2x - 1 इधर भी रहेगा, इधर 4x - 6 है तो इधर 4x - 6 इधर भी रहेगा, ठीक है। तो अगर एक भुजा दिया तो उसके सापेक्ष वो जान लीजिए दो भुजाओं का यहाँ पर जो वैल्यू है वो दिया गया है। अब यहाँ पर पहली भुजा अगर दी गई है उसके सामने की भुजा दी गई है, तो पहली भुजा यहाँ पर आपको दिया गया है 2x - 1 बराबर सामने की भुजा इसको दी गई है 4x - 6। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x - 1 बराबर 4x - 6, और x वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, इसको भेज दीजिए इस तरफ, तो 2x - 4x बराबर -6 + 1, इस 1 को इधर भेज दिया और इस 4x को इधर भेज दिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो -2x बराबर -5, और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा -5 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2.5। x बराबर कितना आ गया 2.5। अब यहाँ पर अगर इसका पहली भुजा अगर ज्ञात करना हो, पहली भुजा का जो डिस्टेंस है, तो x की जगह पे यहाँ पर लिखना है पहली भुजा, तो पहली भुजा ज्ञात करने के लिए 2x - 1 है, तो 2 गुणे x की जगह पे 2.5 - 1, ठीक है। तो 2.5 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से गया 4 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा अगर याद करना हो, दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा यहाँ पर माना गया है 4x - 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 2.5 - 6, ठीक है। तो 4 में अगर 2.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए पहली भुजा भी आ गई और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दूसरी भुजा भी आ गई, तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में।
अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पार्श्वांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में आपको यहाँ पर 85 अंश का कोण है, 40 अंश का कोण है और x अंश का कोण है, और x का मान भी हमको ज्ञात करना है। तो अगर जब भी दो कोण आपको दिए गए हैं तो तीसरा कोण जो है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा, या इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो सोल्यूशन है इसका, इसमें आपको एक लाइन याद होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है वो? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर किसने होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो कोण आपको दिए गए हैं तो तीसरा कोण बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको हम मान ले कोण यक्स प्लस यहाँ पर कोण दिया आपका 85 अंश और प्लस 40 अंश बराबर 180 अंश का यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये कोण यक्स अंश का जो है यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, और यहाँ पर 85 अंश भी दिया है प्लस 40 अंश। तो तीन कोण हो गए, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तीन कोण मिलने के बाद जो इसका टोटल एंगल होगा वो 180 अंश का होगा। तो यहाँ पर तीन कोण हो गए। अब यक्स का वैल्यू ये हमको ज्ञात करना है, तो यक्स अंश प्लस इसको जोड़ लीजिए, तो 5 में शून्य जोड़ेंगे 5 और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 125 अंश हो गया बराबर 180 अंश। अब यक्स अंश का मान हमको ज्ञात करना है, तो यक्स अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश। तो 180 अंश में से 125 अंश जब घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से गया 0, तो 55 अंश हो गया। ठीक है, यक्स बराबर कितना आ गया? 55 अंश। तो यक्स के जगह पे यहाँ पर आपको भर देना है 55 अंश। अब यहाँ पर उत्तर की जांच करने के लिए, ठीक है, यक्स बराबर 55 अंश, अतः तीसरा कोण बराबर, अतः यक्स बराबर 55 अंश है। ठीक है, यक्स बराबर कितना? 55 अंश। उत्तर की जांच करने के लिए तीनों कोण को यहाँ पर जोड़ लीजिए। अगर 180 अंश आता है तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर सही है। 5 5 10 के शून्य, 80 लेख, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 180 अंश आ गया। तो इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पर फाइंड किया 55 अंश, ये हमारा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये भी आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। दो कोण अगर आपको दिए हों, कोई भी दो कोण अगर आपको दिया गया है, तीसरा कोण यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तय की गई दूरी हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। तय की गई दूरी कितना? x किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए, ये दूरी हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर जो सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सूत्र होता है और दूरी ही ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है यदि उसकी चाल x - 2, उसकी चाल x - 2 है। और कितने समय में तय करती है? तो 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में तय करती है, तो 5 घंटे में इसको तय करती है। दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है, तो पहले इसको यहाँ पर देखिए, इतना दूर है 4x + 1, तो यहाँ पर दूरी जो है वो 4x + 1 किलोमीटर है और चाल जो है x - 2 किलोमीटर है और समय आपको 5 घंटे का दिया गया है।
तो इसी को यहाँ पर क्या करना है, हल करना है। तो चलिए अब इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 4x + 1, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5x और -5 दूनी 10, तो 4x इधर है और इस 5x को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 5x इधर जाएगा तो -5x बराबर -10, और ये एक जो इधर है वो -1 इधर हो जाएगा, या 4x में से 5x घटा देंगे तो -x बराबर, और 10 और 1 कितना हो जाएगा, तो -11 हो जाएगा। और x का जो वैल्यू आएगा ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 11। तो जब x बराबर 11 आ गया तो हमको यहाँ पर जो इसका दूरी है वो ज्ञात करना है। तो दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है, दूरी दिया गया है आपका 4x + 1, यही दिया गया है। तो यहाँ पर 4 गुणे x का वैल्यू कितना आया, 11 + 1, तो 11 चौक 44 और +1, तो 44 1 45 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन आपसे एक बार समझ लीजिए, एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x - 2 किलोमीटर हो तो तय की गई दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तय की गई कुल दूरी यहाँ पर ज्ञात करने के लिए माना तय की गई दूरी जो है वो x किलोमीटर है, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। दूरी जो था वो 4x + 1 था, इसको लिखेंगे। चाल जो है वो x - 2 है और समय आपका 5 घंटे का दिया गया है। इसको जब हल करेंगे x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो x बराबर 11 हो गया, और तय की गई कुल दूरी यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न में 4x + 1, यहाँ पर देखिए 4x + 1 दिया गया है, तो 4 गुणे x के जगह पे 11 लिखेंगे, तो 11 चौक 44 और +1, तो 44 से टोटल 45 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक लड़की 2.5 घंटे, ठीक है, 2 सही 1/2 को लिखा, 2 दूनी 4, 5/2 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी 2.5 लिख सकते हैं, इस तरह से भी 2.5 लिख सकते हैं, और इस तरह से भी 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में से हम यहाँ पर कोई भी संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 घंटे लिखा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, तो कई तरह से यहाँ पर 2.5 को लिख सकते हैं। तो एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना पैदल चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर। पैदल चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, तो यहाँ पर आपको लिखना है पैदल चलकर तय की गई दूरी, ठीक है, पैदल चलकर तय की गई दूरी प्लस साइकिल द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। कुल कितने समय में पैदल चलकर तय की गई दूरी और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी में कुल कितना समय लग रहा, तो 2.5 घंटा का समय लग रहा है। तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। अब पैदल चलकर तय की गई दूरी, तो यहाँ पर लिखना है 5x/5 प्लस साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी को जब यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो अगर पैदल दूरी x है तो साइकिल से तो 20 - x हो जाएगा। पैदल जो दूरी है अगर उसको x मान लेंगे तो साइकिल से 20 - x हो जाएगा, और इसका जो समय है टोटल वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/2। अब यहाँ पर इसको
सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10x प्लस 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 20 में 100 और माइनस 5 का गुणा x में तो माइनस 5x बटे 10 बचे 50 बराबर 5/2। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 10x में से 5x गया, 5x प्लस 100 बराबर 5x प्लस 100 बराबर 5/2 गुणे 500, 5/2 गुणे 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2 और 25 दूनी 50। तो यहाँ पर आपका आ गया 5x प्लस 100 और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 25 बच्चे 125। ठीक है, 125 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको 5x बराबर 125 और माइनस 100 को इधर लिख लेंगे, तो 5x बराबर 125 माइनस 100 हो गया। अब यहाँ पर 5x बराबर आ जाएगा आपका 125 में से 100 घटा देंगे तो 25 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो x बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 25/5, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 बचे 25, या x बराबर कितना हो गया तो 5 आ गया। x बराबर 5 किलोमीटर, x बराबर 5 किलोमीटर। तो पैदल चली गई दूरी x माने हैं, इसको यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं। तो पैदल माने हैं इसको x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, x का जो वैल्यू आया कितना गया 5 किलोमीटर। अब साइकिल से अगर यहाँ पर ज्ञात करें तो साइकिल का यहाँ पर कितना माने हैं, तो साइकिल का माने हैं 20 माइनस x, 20 माइनस x। ठीक है, यहाँ पर 20 माइनस x माने हैं, तो 20 माइनस x तो 20 माइनस 5 हो जाएगा, और 20 में से 5 घटाएंगे 15 किलोमीटर। तो पैदल जो दूरी है वो 5 किलोमीटर का है और साइकिल द्वारा चली गई दूरी 15 किलोमीटर। तो ये दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, माना विद्यालय से घर की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, विद्यालय से घर की दूरी यहाँ पर कितना हो गया x किलोमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है, उसका जो यहाँ पर चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, तो वो 3 मिनट क्या है विलंब से पहुंचता है। अगर वो अपने स्पीड को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय के लिए अगर अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो वह 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ पर विद्यालय से घर की दूरी ज्ञात करना हो तो x बटे यहाँ पर देखिए पहला जो डिस्टेंस आपका दिया गया है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिया गया है, तो वह कितने 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। और यहाँ पर अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न में दिया, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 मिनट पहले ही, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो x बटे 16 बराबर कुल यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर देखिए 3 मिनट विलंब से और प्लस 2 मिनट पहले ही पहुँचता है, तो 3 2 5 मिनट का यहाँ पर टोटल समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे अब घटा देंगे। अब से एक बार समझिए, माना विद्यालय से घर की जो दूरी है, विद्यालय से घर की दूरी ज्ञात करना है, इसको x मान लिए। अब अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 3 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो वो 2 मिनट पहले पहुंचता है। तो 3 मिनट यहाँ 2 मिनट यहाँ, 3 2 5 मिनट हो गया। और यहाँ पर देखिए इतना जो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस ज्ञात करना है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस अगर ज्ञात करना हो तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर जा रहा है। इनका हमको क्या करना है, अंतर यहाँ पर कर देना है। अब इसको यहाँ पर हल कर लीजिए, तो 16 का x में गुणा करेंगे तो 16x माइनस 12 का गुणा x में तो 12x
बटे इन दोनों का आपस में गुणा, तो 16 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 1 3 और 6 होगा, 1 एकम 1, तो 1 9 2 192 आ गया, 192 आ गया। ठीक है, 12 में 16 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब 5 मिनट दिया है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में सभी चीज़ें दी गई हैं, तो बटे 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो गया, मिनट यहाँ से अब हट जाएगा। तो अब यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए, 16 में से 12x घटाएंगे तो 4x बटे 192 बराबर 5 बटे 60। और यहाँ पर अगर इसको काट दें तो 5 एकम 5 और 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, तो ये आपका आ जाएगा 12 चौक 48 यक्स बराबर 192। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए यक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, तो यक्स बराबर 192 बटे 48। अब 48 में 48 से भाग दे दीजिए 192 में, तो अब यहाँ पर इससे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48 एकम 48, 48 चौक का 192, तो यक्स बराबर यहाँ पर आपका आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करना था, तो यक्स बराबर 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो यक्स किलोमीटर माने थे, तो यक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4 किलोमीटर, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स, बड़ी संख्या बराबर यक्स, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 710 माइनस यक्स। ठीक है, ये चीज आया कि नहीं समझ में। दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर यक्स, और छोटी संख्या 710 माइनस यक्स। तो अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये सूत्र होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखेंगे भाज्य क्या है, तो भाज्य मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर माने हैं यक्स को, यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर भाजक क्या है यहाँ पर, तो 710 माइनस यक्स, और यहाँ पर जो भागफल है वो भागफल यहाँ पर आपका दिया क्वेश्चन में 12। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल 8 दिया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह है। तो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, तो यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 12 से अगर गुणा करेंगे 710 में, तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, तो 12 से गुणा कर दीजिए 710 में, तो 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 0 1 और 7, 0 2 4 1 5 और 7 1 8, तो 8520 आ गया। ठीक है, 8520 माइनस 12 यक्स प्लस 8। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा इसको देखते हैं, तो 12 यक्स इधर देखिए माइनस के साथ है, इसको इधर भेज दीजिए, तो यक्स प्लस 12 यक्स बराबर, इसमें से इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 8528 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 13 यक्स बराबर 8528। और यहाँ पर यक्स का जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो या यक्स बराबर 8528 में भाग दे देना है किससे, 13 से, तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं 8528 में किससे, 13 से, तो 13 छक 78। ठीक है, 6 बार इसका टेबल जाएगा, यहाँ 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ 7 में से 7 गया 0, और यहाँ पर 2 उतार लेंगे, 13 पचे 65।
ठीक है, क्योंकि 13 छक 78 होगा, 72 है ही, तो यहाँ 5 बार टेबल जाएगा। तो 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पर 8 उतार लेंगे और 13 छक 78, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया यक्स बराबर 656। ठीक है, यक्स बराबर कितना आ गया 656, और यही यक्स बराबर हमको यहाँ पर फाइंड करना था। क्वेश्चन में आपके क्या कहा गया था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर यक्स यहाँ पर माने थे, तो यक्स बराबर यहाँ पर 656 आ गया। तो 656 बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या अगर यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो गया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 656, और छोटी संख्या अगर ज्ञात करना हो तो छोटी संख्या को 710 माइनस यक्स माने यक्स बराबर 656 आया है। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचेगा 0, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, तो 54 यहाँ पर आ जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, 54 क्या है, छोटी संख्या। और यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो कितना है, तो 656। ठीक है, तो छोटी संख्या यहाँ पर 54 और बड़ी संख्या 656, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या होगी, और यहाँ पर आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं, देखना है। 656 यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया है, यदि 2i + z बराबर 17, 2z + x बराबर 15 और 2x + y बराबर 10 हो तो x + y + z का मान होगा। तो इस प्रकार का जो सवाल रहता है, पहले यहाँ पर इसमें हम समीकरण मानते हैं। ठीक है, समीकरण हमको मानना पड़ता है। पहला समीकरण आपका दिया 2i + z बराबर 17, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया आपका 2z + x बराबर 15, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर आपका दिया 2x + y बराबर 10, 2x + y बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो पहला समीकरण जो दिया है वही है, दूसरा समीकरण प्रश्न में जो दिया है वही है, और तीसरा समीकरण जो दिया है यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्रम से लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमको x वाले पद को एक तरफ, y वाले पद को एक तरफ और z वाले पद को एक तरफ करना है और इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है, एक जैसे पद वाले जो भी हैं उनको एक साथ यहाँ पर हल करना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए 2i दिया है, तो y वाला पद यहाँ पर है, तो 2i + y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y। 2i + y 3y, y का काम यहाँ पर खत्म है, प्लस अब x वाला पद अगर यहाँ पर देखें तो x यहाँ पर है 2x + x, तो इसको यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, 3x, x वाले पद को पहले देखेंगे तो x कहाँ है, x यहाँ पर है और x यहाँ है, तो सबको जोड़ना है, तो 2x + x, तो 2x 3x यहाँ हो गया, प्लस y वाले पद को देखेंगे तो 2y यहाँ है और y केवल यहाँ है, तो 2i + y 3y, प्लस z वाले पद को देखेंगे तो 2z + z, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z बराबर। अब इधर का काम खत्म है। ठीक है, इसको जोड़ लेना है, तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ पर 1 2 3 और 1 हासिल यहाँ पर 4, तो 42 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 सभी पदों में है, तो 3 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका x + y + z बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो x + y + z का मान ज्ञात करना है, तो x + y + z बराबर हो जाएगा आपका 42/3, और इसको काट देंगे तो 3 × 3 और यहाँ पर काटेंगे तो 3 × 3 और 3 × 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x + y + z बराबर 14 आ जाएगा, और यही आपका यहाँ पर
राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर 3 समीकरण आपको दिए गए हैं और x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया है तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। तीनों समीकरणों को जोड़ लेना है। x वाले पद को x के साथ जोड़ना है, y वाले पद को y के साथ जोड़ना है और z वाले पद को z के साथ जोड़ देना है। और जो नॉर्मल संख्या है जिनके साथ x y z नहीं है इनको भी एक साथ जोड़ देना है। और यहाँ से आपको 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 42 हो जाएगा। 3 सभी पदों में है तो इसको एक बार कॉमन हम ले लेंगे और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पर 42/3 होगा, 3 से काट देंगे तो 14 3 42, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 आ गया। अब ऑप्शन भी आपका यहाँ पर दिया गया तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपके दक्षता अभ्यास 6 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न आपका है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, क्योंकि ये प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आएगा तो सबसे ज्यादा नंबर में आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में यही प्रश्न आएगा। और इसमें क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ यहाँ पर कठिन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को बताया जाएगा और इस सवाल को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सवाल जो है ये कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। तो हर एक स्टेप आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं पहले इस प्रश्न को यहाँ पर उतार लेते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से इस सवाल को हल करना बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सवाल दिया गया पहले इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। x माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर 3। ठीक है, ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करना है। हल क्या करना है कि इसमें जो x का मान है वो कितना आएगा। जैसे यहाँ पर x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर 3 है, तो x का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं x का मान यहाँ पर कैसे हल होगा। तो इसको लिखेंगे x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी -3 बराबर 0। देखिए पहले स्टेप में हम क्या किए हैं, पहले स्टेप में इस 3 को केवल इधर भेजे हैं, -3 बराबर 0, बस ये आपका पहला स्टेप तैयार। ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर आपका तैयार। ये क्वेश्चन जो है आपके 7-8 प्रश्न में हो सकता है, 7-8 नंबर के आए, तो अगर आप इतना लिख लेंगे तो 1 नंबर आपका यहाँ पर तैयार। 3 में से ये जो 3 इधर दिया है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या होगा। इस -3 को अगर हम सभी पदों के साथ -1 लिख दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे x माइनस बी माइनस सी बटे ए और -1 प्लस x माइनस सी माइनस ए बटे बी और -1 प्लस x माइनस ए माइनस बी बटे सी -1 बराबर 0। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 2 नंबर का काम यहाँ पर हो गया। इस 3 को इधर पक्षांतर किए। ठीक है, अब इसी -3 को -1 -1 इन तीनों पदों के साथ लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए तीसरा स्टेप में क्या होगा। यहाँ पर x माइनस बी माइनस सी और इसी a का गुणा यहाँ पर 1 में कर देंगे तो -a बटे a। यहाँ पर जो -1 था इस a का गुणा कर देंगे तो a में जब -1 का गुणा करेंगे तो -a हो जाएगा प्लस x माइनस सी माइनस a और ये जो b है इसका -1 में गुणा होगा -b बटे b प्लस x माइनस a माइनस b और इस c का गुणा यहाँ -1 में तो -c बटे c बराबर 0। 3 नंबर का काम यहाँ तक हो गया। ठीक है, 3 स्टेप आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी स्टेप यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रह जाए। अब से एक बार समझ लीजिए, इस 3 को इधर भेजे हैं -3 बराबर 0 और बाकी सबको एज इट एज ऐसे उतार लिए हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पर इस 3 को -1 -1 -1 इन तीनों के साथ लिख दिए हैं। अब इस a का गुणा 1 में करेंगे तो a का गुणा -1 होगा, b का गुणा -1 में करेंगे -b होगा, c का गुणा -1 में करेंगे तो -c होगा। बाकी जो जैसे है उसको ऐसे उतार लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे x -b -c -a, x -c -a -b -c। तो एक चीज यहाँ से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि x तीनों जगह प्लस के साथ है और a b c जो है वो तीनों जगह माइनस के साथ है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो x -a -b -c इसको कॉमन ले लेंगे। x -a -b -c तो -b यहाँ है, -c यहाँ, -a यहाँ, -c -a -b -c। तो तीनों जगह जो a b c है वो तीनों जगह कैसा है, ऋणात्मक है। तो इस तीनों को एक साथ लिख लेंगे और x प्लस के साथ तीनों जगह है तो यहाँ पर x -a -b -c कॉमन हो गया। अब यहाँ पर आपका बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर किसके है, तो 0 के है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद यहां देखिए, ठीक है, ये आपका 1 2 3 और 4 स्टेप यहां पर लिख दिए हैं और यहां पर आप यहां तक आप लिखेंगे तो 4 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे के स्टेप में देखिए, अब हमको ज्ञात करना है x -a -b -c और प्रश्न में आपको यहां पर दिया गया है कि x का मान क्या यहाँ पर होगा, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x के साथ जो भी पद हैं उसको लिखना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x -a -b -c और यहाँ पर अब लिखेंगे बराबर 0 बटे, इसको लिख लेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। x -a -b -c यहां से यहां तक जो पद है इसको यहां पर ऐसे लिख लेंगे बराबर, ये 0 है, 0 को लिख लेंगे और इधर देखिए ये सब ये पूरा पद इसके गुणा के साथ है, ठीक है, गुणा के साथ है। इसको जब बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 0 बटे भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा के साथ था उधर और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर x -a -b -c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या हो, a to z कोई भी संख्या हो, 0 के बटे में उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। 0/7 क्या होगा, 0 होगा। 0/9 क्या होगा, 0 होगा। 0/1000 इसका वैल्यू 0 होगा। तो हर कंडीशन में 0 होगा। तो 0 बटे अगर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है तब क्या होगा, तब भी 0 ही होगा। अब x का वैल्यू ही यहां से फाइंड करना है। तो x बराबर यहां पर इन तीनों पद को इधर भेज दीजिए। तो x बराबर a प्लस b प्लस c और ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक 4 और ये आपका 5वां स्टेप, 6वां और ये 7वां स्टेप। तो 7 नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न जब भी आएगा 7 से 8 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब से इस सवाल को एक बार समझ लीजिए। ये सवाल आपका समीकरण जो है यहाँ तक दिया गया था, इस समीकरण को यहाँ पर उठाकर लिख दिए हैं। अब ये जो 3 इधर प्लस के साथ है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इस -3 को -1 -1 -1 3 लोगों में डिवाइड कर दिए। अगर 3 रुपया है उसको 3 लोग हैं तो 1-1 रुपया यहाँ पर डिवाइड कर दिए। तो ये -3 था तो -1 -1 -1। अब इस a का गुणा 1 में करेंगे तो 1 में जब -1 का गुणा करेंगे तो -a, b का गुणा -1 में करेंगे तो -b, c का गुणा -1 में करेंगे तो -c, ठीक। अब यहाँ पर x -a -b -c कॉमन ले लेंगे, तीनों पदों में है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कॉमन ले लिए हैं इतना। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x -a -b -c बराबर 0 और इस पूरे पद को यहाँ पर इसके बटे में लिख दिए हैं। तो इसके बटे में जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। x का वैल्यू हमको फाइंड करना था। इन तीनों पद को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के साथ तीनों है, इधर आएंगे तीनों प्लस के साथ हो जाएंगे।
x बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये आपका राइट आंसर है। तो अब आपको ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग ठीक प्रकार से समझ कर तब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके परीक्षा में भी आ सकता है। तो अब दक्षता अभ्यास 6 आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न में है कमेंट करके आप जरूर पूछेंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।